सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 और लेसन नंबर 2 है। आज का सवाल है जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर बताइए। ध्यान दीजिए, कल मैंने प्रवास का चैप्टर शुरू किया था तो उसमें बताया था प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास के कारण क्या है और प्रवास का क्या परिणाम होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में कल वीडियो में मैंने बता दी है आपको। तो आज हम देखेंगे जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर बताइए। जीवन पर्यंत प्रवासी का मतलब होता है कि व्यक्ति का जन्म किसी स्थान पर होता है, लेकिन जब जनगणना होती है, उसको जनगणना में जब काउंट किया जाता है तो ऐसे समय में वो दूसरी जगह पे अस्थायी रूप से निवास करता है, तो ये होता है जीवन पर्यंत प्रवासी। जैसे उदाहरण के लिए मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, लेकिन जब जनगणना हो रही है उस समय मेरी काउंटिंग मुंबई में हो रही, मैं मुंबई में अस्थायी रूप से निवास कर रहा हूँ, तो ये होता है जो है जीवन पर्यंत प्रवास। जीवन पर्यंत प्रवास का मतलब जन्म कहीं और होता है और व्यक्ति जाकर कहीं और अस्थायी रूप से रहने लगता है, तो इसे जीवन पर्यंत प्रवास कहा जाता है। देखते हैं, यह वह प्रवास होता है जो जन्म के स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवास के नाम से जाना जाता है। पिछले निवास स्थान, इसमें निवास का स्थान पिछले निवास से भिन्न होता है। पिछले स्थान प्रवास का मतलब इसमें निवास का स्थान पिछले निवास से भिन्न होता है, इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाता है। तो दो चीज़ें इसमें है, जीवन पर्यंत प्रवास। जीवन पर्यंत प्रवास का मतलब होता है व्यक्ति का जन्म कहीं और होता है और वो अस्थायी रूप से दूसरी जगह जाके रहने लगता है, तो जीवन पर्यंत प्रयास होता है, हमेशा के लिए दूसरी जगह वो बस जाता है, जीवन पर्यंत प्रयास होता है। और पिछले स्थान प्रवास का मतलब होता है व्यक्ति दिल्ली में जन्म हुआ है और वो जाकर कोलकाता में रहने लगा है, तो पिछले निवास स्थान के प्रवास का मतलब हो गया कि वो जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वो पिछले निवास स्थान का प्रवास है। तो ये होता है, इसमें निवास का स्थान पिछले निवास से भिन्न होता है, इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यानी दिल्ली में जन्म हुआ है और वो जाकर कोलकाता में रहने लग रहा है, कोलकाता में निवास कर रहा है, तो निवास को नहीं बल्कि जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ उसका निवास स्थान पहले था वहाँ पर वो काउंट होता है, तो इसे पिछले स्थान प्रवास के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो हमारा सवाल है, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। देखिए, जब प्रवास होता है तो इसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही प्रवास करते हैं, दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये कह रहा है पुरुष और स्त्री दोनों का चयनात्मक प्रवास मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से उनका प्रवास होता है। हालांकि इस तरह स्त्रियां भी प्रवास करती हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। और इसमें जो मुख्य चयनात्मक प्रवास है उसमें वो स्त्रियों के लिए है, जब स्त्रियों का विवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, दूसरी जगह चली जाती हैं, तो ये इसका मुख्य प्रवास चयनात्मक प्रवास कहा जाता है। तो दो इसमें जो मेन डिफरेंट है, व्यक्ति रोजगार की तलाश में दूसरी का प्रवास करता है और स्त्रियां अधिकांश, प्रत्येक स्त्री अधिकांश वो अपने निवास स्थान छोड़ दूसरे स्थान पर जाती है जो विवाह के कारण, तो उसका जो है चयनात्मक प्रवास होता है। उत्तर देख लेते हैं, पुरुष बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। भारत में प्रत्येक लड़की को विवाह के बाद जो है अपने मायके के घर से ससुराल के घर तक प्रवास करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंट हो गया। व्यक्ति रोजगार के तलाश में गांव से नगर की तरफ जाता है, स्त्रियां विवाह के कारण एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो ये इनका चयनात्मक प्रवास मुख्य कारण चयनात्मक प्रवास का है। तीसरा जो सवाल है, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। उद्गम और गंतव्य स्थान की, अभी आ रहा हूँ, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं, उद्गम और गंतव्य क्या होता है।
बड़ी संख्या में युवक रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों की संख्या में कमी हो जाती है और नगरों में उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। गांव में बच्चे, वृद्ध और स्त्रियां रह जाती हैं। अतः ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम तथा गंतव्य दोनों ही स्थानों की आयु और लिंग संरचना पर प्रभाव पड़ता है। तो सवाल इसमें देखो दे रहा है, उद्गम और गंतव्य स्थान। उद्गम का मतलब होता है जहाँ पर लोगों का जन्म होता है, जहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो जो है दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि प्रवास जो होता है, जो लोग एक दूसरे स्थान पर आते हैं, जाते हैं, उससे आयु, लिंग और संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रियाशील जनसंख्या, जो श्रम शक्ति है, वो हमारी क्या होती है, नगरों की तरफ जो है प्रवाहित हो जाती है, नगरों में पहुंच जाती है। तो नगरों में पहुंचने से क्या होता है, नगरों में जो है जनसंख्या घनीभूत हो जाती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ स्त्री, वृद्ध, जो बच्चे होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों ही स्थानों पर आयु, लिंग और लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय जो प्रवास है, इसमें जोड़ा विशेष फर्क पड़ता है। यानी श्रम शक्ति हमारी नगर की तरफ पहुंच जाती है और जो हमारी आश्रित जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो जो आयु, क्या आयु का मतलब यह है कि बच्चों और जो वृद्ध हैं वो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रह जाते हैं। जो आश्रित जनसंख्या है वो ज़्यादातर गांव में रह जाती है और जो क्रियाशील जनसंख्या है शहरों में पहुंच जाती है। तो इसमें जो है जो आयु है, यानी क्रियाशील जो जनसंख्या है, तो विशेष आयु वर्ग के लोग शहर में पहुंच जाते हैं। और दूसरा है लिंग संरचना। लिंग संरचना में क्या है, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जो लिंग अनुपात में भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा हमारा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला इसमें, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मैंने आपको कल बताया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जब चले जाते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। यानी एक देश से, जैसे हमारे भारत से, इंडिया से लोग सऊदी अरब चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और अमेरिका से जो लोग हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। तो जब एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या प्रवाहित होती है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के जो मुख्य कारण हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मुख्य कारण, पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण और तीसरा है धार्मिक और सामाजिक कारण। इन कारणों से जनसंख्या क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रवाहित होती है, प्रवास करती है, एक दूसरी जगह पर जो है स्थानांतरित हो जाती है। तो आर्थिक कारण में देखिए, अब ये वीडियो में इसमें नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। भारत में संसाधन का भंडार है, यहाँ प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हैं। भारत की जो देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो मानवीय संसाधन है, क्रियाशील जो जनसंख्या है, क्रियाशील जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्रियाशील यानी श्रम शक्ति ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोग विदेशों में जो है रोजगार की तलाश की वजह से चले जाते हैं। भारत में प्रवासी इन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से अधिक आते हैं। और दूसरे देशों के जो क्या होते हैं, दूसरे देशों के जो लोग होते हैं, संसाधनों का विपुल भंडार होने के कारण वे भी भारत में जो है प्रवास करते हैं, भारत के अंदर आ जाते हैं। वर्तमान में अनेक विदेशी कंपनियां भारत में इसी आकर्षण के कारण स्थापित हुई है। देखिए भारत में संसाधन है, संसाधनों के कारण विदेश की जो कंपनियां हैं, दूसरे देश की जो कंपनी है, वो लोग भारत में आते हैं, अपनी कंपनी यहाँ पर चलाते हैं, क्योंकि यहाँ संसाधन ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने उत्पादों के लिए कच्चा माल, सस्ता श्रम, व्यापारिक बाजार सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो है संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो संसाधनों के कारण यह यानी कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है, इसलिए विदेशी कंपनियां भारत में अपना जो है कार्य करना चाहती हैं।
तो वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनियाँ खोलती हैं। यहाँ पर चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ कच्चा माल, यहाँ पर जो है सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और जो है कच्चा माल मिल जाता है, व्यापार में इनको बढ़ावा मिलता है, ज़्यादा लाभ होता है। और यहाँ की जो श्रम शक्ति है वो विदेशों में चली जाती है। तो विदेशों में जाती है क्योंकि यहाँ रोज़गार इतने उपलब्ध नहीं है, तो ये विदेशों में जाते हैं रोज़गार की वजह से के कारणों से जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्थिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण। भारत में राजनीतिक कारणों या सरकारी नीतियों के लचीलेपन के कारण भी विदेशी प्रवास करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाला प्रवास इसका मुख्य उदाहरण है। राजनीतिक कारण का मतलब ये है कि देखिए, चाहे हमारा देश हो चाहे कोई दूसरा देश हो, जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रहती है, जहाँ अशांति रहती है, इन कारणों से भी क्या होता है कि लोग वह स्थान छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं। या कुछ क्षेत्र ऐसा है जो संवेदनशील होता है, उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। तो ये है राजनीतिक कारण है। मतलब जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है, अशांति होती है, कोई देश अगर ऐसा है कि वहाँ पे लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे दूसरे देशों में प्रवासित हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक लचीलेपन के कारण है। जहाँ राजनीतिक जो है क्या हो जाती है, लचीलापन है, जहाँ पर लोगों को सुरक्षा नहीं है, ये हो गया। और तीसरा इसमें धार्मिक और सामाजिक कारण है। भारत सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत और संस्कृति वाला देश है। यानी भारत एक ऐसा देश है जैसी संस्कृति शायद दुनिया के किसी भी देशों में नहीं पाई जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी संस्कृति वाला देश है। यहाँ सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है। भारतीय जो संविधान है, भारत जो देश है, यहाँ सभी धर्म के को समान अधिकार मिलता है, समान जो है को सम्मान मिलता है। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपन्नता आज से प्रभावित होकर समाज में सहायता से समन्वय के कारण प्रवासी आकर्षित होते हैं, जिनके कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। यानी भारत में सभी धर्म को जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, समान अधिकार संविधान में मिला हुआ है। तो इस वजह से जो दूसरे देश के लोग हैं वो भारतीय प्रवास जो है करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी वो जो है जो भारत में आते हैं उनको इन सम्मान के कारण ही भारत में ज़्यादा प्रवास करने के लिए आकर्षित होते हैं। तो ये है जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का धार्मिक और सामाजिक कारण। इस तरह भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रमुख कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है। किंतु वर्तमान समय में अनेक अन्य कारणों जैसे तकनीकी सुविधाओं, उच्च प्रतिभा, उच्च शिक्षा आदि से भी भारत के लोग खाड़ी देशों में या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में प्रवास करते हैं। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सवाल है वो आपको बताया जाएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।